हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सबका टॉपर। इस सेशन में हम लोग जिस सेशन का नाम लोग फाइनल रिवीजन सीरीज़ रखे हैं, इस सीरीज़ में है ना क्लास 10 साइंस लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। और लाइट में बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और इस टॉपिक के सहारे आप एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म पर यहीं पर आप पूरे लाइट का चैप्टर जो है, लाइट के जितने भी पार्ट में लाइट से जो भी चैप्टर से रिलेटेड है हमारा, सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें ये कहना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, है ना। क्योंकि अब सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, क्योंकि जो भी हमारे वीडियोज़ जाएंगे उसका नोटिफिकेशन उससे आपके पास आते रहेंगे। सो आपकी उसमें भलाई है और उसमें जो है हमसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। हम लोग एक साथ चलने वाले हैं। तो यहाँ लाइट से स्टार्ट करते हैं हम सेशन फाइनल रिवीजन सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइट को इस तरह से क्या किया, लाइट को हमने ऑब्ज़र्व किया है और लाइट को इस तरह से हम लोग इन सर्किल कर रखे हैं, है ना। इसका ये मतलब होता है कि लाइट जो है हमारा, इस लाइट के पार्ट्स हो गए। लाइट के जो पार्ट्स में हम लिए, लाइट के दो पार्ट को लेना है, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये प्रोसेस है, मतलब लाइट का और सारे प्रोसेस हो सकते हैं, और सारे फिनोमेना लाइट से रिलेटेड हैं। बट हमारे पास जो अभी जो सिलेबस है इसमें, उसमें हम लाइट के दो पार्ट से ही अपने आप को क्या करेंगे, अपने को लिमिट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सिलेबस ही कुछ इस तरह का है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही हम उसको लिमिट करने वाले हैं। तो चलिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। लाइट के दो पार्ट हो गए हमारे, एक यहाँ रिफ्लेक्शन का पार्ट हो गया, एक यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन का पार्ट हो गया। तो देखो, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, है ना, ये हमारे लाइट के दो फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम लोग कुछ अर्लियर क्लास में भी देख चुके हैं, है ना। और यहाँ पर और थोड़ा सा और डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको समझा रहे हैं। तो फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो क्या है कि रिफ्लेक्शन समझना है। रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइट से रिलेटेड प्रोसेस है, जो भी यह प्रोसेस है हमारा, दिस इज द प्रोसेस, है ना। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लाइट के बारे में बताया जा रहा है। ऑफ लाइट, यहाँ पर लिखा हुआ ऑफ लाइट, है ना, यानी लाइट का ये प्रोसेस है। लाइट का कौन सा प्रोसेस है कि लाइट जो है ये बाउंसिंग बैक प्रोसेस हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, है ना। सेम मीडियम इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, सेम मीडियम, है ना। ओके, बाय द स्मूथ सरफेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइट हुआ, एस स्मूथ सरफेस, स्मूथ एस 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 स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस से कहने का मतलब ये है कि लाइट पहले एक इंसिडेंट होगी हमारे, है ना, लाइट कहीं से आएगी, है ना। लाइट का प्रोसेस होने का मतलब ये हुआ कि लाइट आएगी और लाइट आने वाले लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, है ना। और जाने वाले, लौटने वाले लाइट रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं, है ना। तो और क्या हुआ, ये जो इंसिडेंट लाइट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है, इन दोनों के ये मतलब क्या हुआ, ये सभी जो हम लोग डायग्राम देखते हैं इसको हम लोग रे डायग्राम बोलते हैं ना। ये हमारा क्या हुआ कि दोनों में रे लगा हुआ, इसमें भी इंसिडेंट रे हो गया हमारा और इसमें भी क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हो गई ना। तो दोनों में रे हो गया, इसका मतलब कि ये रे डायग्राम के सहारे हम बता रहे हैं। एक यह है यहाँ पर कि लैंग्वेज के सहारे हम डेफिनेशन बता दिए। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, अगर व्हाट इज रिफ्लेक्शन पूछा जाता है तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा ये क्या होता है, द फेनोमेना, इसको लैंग्वेज पार्ट बोलते हैं, ये लैंग्वेज पार्ट हो लिटरेचर। और यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट हो रहा है हमारा, है ना, दूसरा जो ये डायग्राम पार्ट हो रही है, ये जो डायग्राम पार्ट आप देख रहे हो ना, ये हमारा रे डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि यहाँ पर इंसिडेंट के साथ भी रे लगा रखे हैं हम, देखो रे लगा हुआ है यहाँ पर, और रिफ्लेक्टेड के साथ भी रे लगा हुआ है और रे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको एरो मार्क देना जरूरी है। एरो हेड रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट किधर से आ रही है, एरो की डायरेक्शन बता रही है कि लाइट किधर को जा रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि यहाँ पर डायग्राम को तो आपको समझना ही है। हमने बेशक यहाँ पर डेफिनेशन की बात किया है, बट यहाँ पर आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करनी होती है, आई को दिखाना होता है, आर को दिखाना होता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। और इतना आपको समझना है कि बाउंसिंग बैक, है ना, यहाँ पर बाउंसिंग बैक का कंसेप्ट लेना है हमको और स्मूथ सरफेस का कंसेप्ट लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि रफ सरफेस होगा तो फिर वहाँ पर क्या होगी, रिफ्लेक्शन फिनोमेना आपको इरेगुलर नजर आएगी और वो हम लोग एग्जैक्टली उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो स्मूथ सरफेस के लिए हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं स्मूथ सरफेस पर। इसलिए द फेनोमेना ऑफ
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो कि आप इसको समझने में दिक्कत आती है तो क्या कर सकते हैं, बाउंसिंग बैक जैसे बॉल को आप फेंकते हो या किसी स्टोन को आप फेंकते हो, बॉल को अगर किसी वॉल पे फेंकते हो आप तो जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से बाउंस बैक होता है, उसी सेम मीडियम में बैक हो जाती है ना। तो वो प्रोसेस को हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, रिजेंबल करके समझ सकते हैं कि दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन पार्ट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख लिए रिफ्लेक्शन प्रोसेस को। अब अगले पार्ट में आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ है हमारा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर लॉज का मतलब क्या हुआ, लॉज का मतलब ये बताना चाह रहा है इसमें, लॉज का मतलब है कि आप इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि रिफ्लेक्शन अगर होगा तो क्या होगा, लाइट रे किधर से आ रही है, लाइट रे किधर को जाएगी, दे फॉलो, इट फॉलोज सर्टेन रूल, है ना। जो सर्टेन रूल के सहारे ही किधर से लाइट रे आएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी वो, है ना, वो एक लॉ के सहारे हम लोग जानते हैं और उस लॉ को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो पहला है कि ले द एंगल ऑफ एक मिनट, यहाँ पर हमारा स्लाइड आगे मूव कर गया, है ना, पीछे जाना। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, अभी हमने पीछे डिस्कस कर दिया थोड़ा सा कि ये रे का इंसिडेंट रे और ये हमारा क्या हुआ रिफ्लेक्टेड रे, है ना, दोनों रे है। तो रे का मतलब क्या हुआ, रे RAY रे से मतलब हो रही है कि किधर से आ रही है, यानी तीर एरो किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, लाइट रे इधर से आ रही है और कहाँ तक आएगी, आने की मात्रा, आने का पोजीशन हम कहाँ पर लोकेट करने वाले हैं, जिस पॉइंट पे, जिस सरफेस पे, है ना। तो यहाँ पर हमने मिरर रे रखा है, मिरर की बात हो रही है ना। स्मूथ सरफेस पीछे था, पीछे हम लोग स्मूथ सरफेस रखे थे, उसको मिरर इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और स्मूथ सरफेस के बारे में बात हो रही है, स्मूथ सरफेस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दैट जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे लाइट रे, है ना, कि सरफेस को टच करती है ना, सरफेस को हीट करती है। हीट करने का मतलब क्या हो, जस्ट आप समझो कि एक स्टोन सपोज करो, अगर इस तरह से एक या बॉल को, रबर की बॉल को लो, इस बॉल को अगर हम इस तरह से फेंकते हैं किसी पॉइंट सरफेस पे, है ना, ज़मीन पे अगर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो इस तरह से बाउंसिंग बैक होती है, बाउंस बैक होती है। तो इसकी कोरिलेट करके आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, है ना, और नॉर्मल से जो एंगल हमारा रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, और वही नॉर्मल से जो एंगल बना के हमारा लाइट रे जाती है, नॉर्मल से जितना एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे निकलती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आई से मतलब हो रही है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आर से मीनिंग दिया हुआ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से, अच्छा दूसरी बात, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। एक प्लेन में होने का मतलब क्या हुआ कि 2D में हम एक प्लेन को जानते हैं कि जिस जहाँ पर भी 2D का कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 2D का कंसेप्ट एक प्लेन ऑफ पेपर अगर देखें, है ना, या प्लेन ऑफ बोर्ड अगर देखें हम, तो वो एक प्लेन को लाइक करता है, मतलब इसी प्लेन में ऐसे आया, सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है, इस सरफेस को ज़मीन के सहारे से टच करेगा और इसी प्लेन के सहारे ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आपका। अब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना, जिस फेनोमेना या जिस भी अप्लायंस, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा मिरर होती है, जिस सरफेस के सहारे हम लोग करते हैं, जो सरफेस पे हमारा लाइट रे आती है और जिससे रिफ्लेक्शन होके लाइट रे बाउंस बैक होती है, तो वो हमारा स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में क्या होती है, ये दो पार्ट होती है इसमें, एक तो हार्ड सरफेस यहाँ कहा गया है ना, यहाँ पर हार्ड सरफेस कहा गया है, और फिर सॉफ्ट यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस ये हुआ आपका जो इस पार्ट को देखा गया, और उसका बैक साइड वाला पार्ट जो होता है हमारा, उसका बैक साइड वाला पार्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हार्ड सरफेस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस और हार्ड सरफेस ये दोनों पार्ट, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब रिफ्लेक्टिव सरफेस धसा हुआ पार्ट होगा, कनकेव, केव का मतलब गुफा होती है ना, कनकेव, है ना, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर जो धसे हुए पार्ट में आती है तो वो हमारा क्या होता है, दिस इज योर कनकेव मिरर, है ना। और जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपने हार्ड सरफेस इधर होता है धसा हुआ पार्ट में, और जो
उभरा हुआ पार्ट होता है हमारा, है ना, वो बल्जिंग पार्ट होता है। वो बल्जिंग पार्ट में अगर हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, तो हमारा कन्वेक्स मिरर होती है, वो हमारा कन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर का कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हमने समझा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या पोजीशन है हमारा, अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के पार्ट में हम चले आए हम, है ना। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि स्फेरिकल मिरर किस किस चीज़ से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। यहाँ कंपोनेंट से मतलब ये नहीं होता है कि उसका ये जो पार्ट्स है ना, वो स्फेरिकल मिरर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखते हैं। स्फेरिकल मिरर को कैरेक्टराइज करते हैं किन किन चीज़ों से, है ना। तो वो जिस जिस चीज़ों से हम स्फेरिकल मिरर को कैरेक्टराइज करते हैं, ऑल पार्ट्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, सबसे पहला पार्ट हम लोग ले रखे हैं, वो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो जो स्फेरिकल मिरर नाम से ही स्पष्ट है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमारा, कि मिरर किस तरह का, मिरर का शेप कैसा है, दैट इज योर शेप। मिरर का शेप स्फेरिकल है ना, कर्व्ड है। तो कर्व्ड मिरर जो होती है दैट इज योर कर्व्ड मिरर। तो इस मिरर में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट होता है हमारा मिरर का, जो छोटा सा पार्ट है ना, ये पार्ट जो होती है मिरर का, यहाँ पर ये पार्ट है, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट जो बताता है ना, ये पार्ट हमारा क्या होता है कि एक स्फेयर का पार्ट होता है ना। इसको जो भी कर्व पार्ट लेते हैं हम, इस पार्ट को जब फुल करने की जहाँ से लिया जाता है, तो इसको अगर फुल सर्किल हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो फुल सर्किल जब बनाएंगे इसको, तो इसका एक सेंटर होगा, है ना। जिस सर्कल का या जिस स्फीयर का ये पार्ट हुआ, है ना, उसका एक सेंटर होता है ना। तो उस सेंटर को हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिस स्फीयर से इसको हम लोग सेक्शनिंग करके निकालते हैं मिरर को, है ना, उसका सेंटर इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल प्ले करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द पॉइंट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ द पॉइंट। इंपॉर्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है आपको कि कहीं तो इसको हम लोग पॉइंट के रूप में देखेंगे, और कहीं हमको क्या देखना पड़ेगा, कहीं हम इसको लाइन के रूप में देखेंगे। तो पॉइंट में, लाइन में, शेप में, या डिफरेंट फिगर्स में, या डिफरेंस समझने आना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट को देखते हैं, है ना। और पॉइंट में क्या हुआ, इट इज़ द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ एक मिनट, यहाँ पर पीछे जाना है हमको, ओके। हाईलाइटर का यूज़ करना है हमको, हाईलाइटर ले लिए, ओके। तो यहाँ पर इट इज़ द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मिरर which passes through the curve of mirror and has the same tangent and curvature at that point. Okay, it is denoted by letter C. Okay, तो यहाँ पर हम लोग देखने आए कि center of the mirror which passes through the curve of mirror, है ना, एंड हैज़ द सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट दैट पॉइंट। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि हम ये समझना था, जो समझाए आपको उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करो। इसमें जो हमने डिटेल डाला है, उस डिटेल को अगर थोड़ा सा दिक्कत आती है तो उसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि जो स्फेरिकल पार्ट हमने लिया उसको हम लोग एक कंपेयर कर दिए कि एक ऐसा मिरर लेंगे, एक ऐसा कर्व्ड सरफेस लेंगे जो ऐसा मिरर होगा जिसका कि सेम टेंजेंट और कर्वेचर एट दैट पॉइंट हो, है ना। उसके सेंटर को, उस मिरर के सेंटर को, है ना, सेंटर के पॉइंट को, उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होता है सेंटर, है ना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में आ जाओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो यहाँ पर पॉइंट की बात होती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर के मिड पॉइंट को, जो भी मिरर का सेक्शन होता है, उस मिरर के सेक्शन के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसको स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। पोल क्या होती है, यहाँ पर हमने लिख दिया, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा पोल कहलाता है, ओके। फोकस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोकस क्या होती है, इट इज़ एनी गिवन पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस का मतलब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो जो भी हमने डिस्कस किया वो दोनों मिरर के लिए डिस्कस हो रही है। मतलब इस पार्ट में हम देखें तो ये हमारा कनकेव मिरर है ना, ये हमारा जो है ये कनकेव मिरर का पार्ट हो रहा है, और यहाँ पर फिर ये पार्ट हो रही है कन्वेक्स मिरर का। सेम थिंग है, कन्वेक्स मिरर को एक आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन लो, है ना। इमेजिन किए हमने कि ये जो काट है, ये जो मिरर का कर्व पार्ट है, मिरर जो हमारे सामने खड़ा है, मिरर क्या हुआ कि पूरे स्फीयर को हमने
पॉलिश नहीं कर रखा है ना। हमने इसके छोटे से पार्ट को पॉलिश कर रखा है और एक साइड पॉलिश हुआ है और दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो जिधर पॉलिश होगा है ना, उन साइड को यहाँ पर से यहाँ तक जितने पार्ट को पॉलिश कर रखे हैं, जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कन्वेक्स मिरर का पार्ट हो गया। और इसको इमेजिन करो कि ये कन्वेक्स मिरर इतने बड़े स्फीयर का पार्ट है, इतने बड़े स्फीयर का पार्ट है। तो मतलब क्या हुआ कि इस जो कर्व सरफेस हमारा मिरर के रूप में है, उसका एक पूरा स्फीयर बनाया हमने और उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको समझना है। पोल समझ में आ गई। फोकस का मतलब ये हुआ कि फोकस जो अब क्या है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की बात होगी, तो फोकस के बाद जस्ट पहले प्रिंसिपल एक्सिस समझ लो कि प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर कर्वेचर से जाने वाला जो ये लाइन है, ये लाइन हमारा क्या हुआ, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब कहता है कि फोकस क्या होती है। फोकस का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन हम लोग खींच सकते हैं। पैरेलल लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ, है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने की बात होगी तो हम लोग खींच सकते हैं पैरेलल लाइन। क्यों कि ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइक दिस, है ना, ये जो लाइट रे इस तरह से आएगी ना, पैरेलल लाइट रे इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस का मतलब क्या बता रहा है इसने कि एनी लाइट रेज, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी, है ना, और वो लाइट रे कब तक आएगी, कहाँ तक आएगी, समझ में आ रही है, इस मिरर को टच करना है। क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रोसेस दिखाने के लिए हमको क्या करना है, जो स्ट्राइक करेगा ये लाइट रे, स्ट्राइक कहाँ करना है हमको, मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करेगा। मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाउंस बैक का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं आए हवा में बाउंस बैक होगा नहीं, है ना। अगर आप बॉल या स्टोन को फेंकते हो तो हवा में तो कहीं वापस नहीं आ होती है, या इटसेल्फ यू कैन से कि आप उसके ट्रैक को भी चेंज नहीं कर सकते, पाथ भी चेंज नहीं होता है। अगर कोई ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आती है तो उसके पाथ को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मिरर के पास तक तो इसको जाना ही जाना है, मतलब उस सरफेस को हिट करना है जहाँ तक कि इसको ऑब्स्टेकल मिल रहा है। और वहाँ पर जो फिनोमेना होती है, वहाँ पर जो पाथ का चेंजिंग होता है, तो वो पाथ को चेंज करना वो एक लॉ के तहत होता है, जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो वही चीज़ है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लाते हो तो कहाँ तक ये सीधी जाएगी, जब तक इसको मिरर का पार्ट नहीं मिलेगा या जब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलती है, मिरर तक ये सीधी चली जाएगी। मिरर तक क्या जा रहा है हमारा, ये लाइट रे सीधी चली जाएगी, लाइक दिस, ये मिरर तक सीधी आ गई। ओके, अब क्या है कि जैसे ही मिरर को हिट किया, ये लाइट रे जिस तरह से मिरर को हिट किया, उसके बाद हम जो है इसके पाथ को ट्रेस करेंगे कि कैसे पाथ इसका ट्रेस कर सकते हैं हम, है ना। तो वहीं पर हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसके बाद कि क्या करना होता है कि यहाँ पर हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करनी होती है। नॉर्मल के बिना हम प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसको फोकस को डिफाइन करने वाले हम हैं, बट फोकस को डिफाइन करने में इतना हमने समझा कि लाइट रे प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस इस तरह से आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से जाने वाली होगी, जो फोकस इसका होगा उस फोकस से ये पास करेगी। तो जिस पॉइंट से ये पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, वो पॉइंट आपको फोकस होगा। तो यहाँ पर फोकस के बारे में जो आगे डिटेल करेंगे, बट यहाँ पर फोकस अगर हमने देखा तो फोकस को हम लोग संभव कि इसके बीच में होता है उसका लोकेशन, यहाँ पर उसका लोकेशन होता है। तो मतलब ये लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो ये इस तरह से फोकस से हमारा पास करता हुआ निकलेगा, ये पॉइंट फोकस हो जाएगी इसको, है ना। यहाँ पर हम F डाल सकते हैं, दिस इज योर फोकस, है ना। ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट क्या होगा हमारा, इस पॉइंट को लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। फोकस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर P से C के बीच का डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ दे रखे हैं हम, है ना। ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो इसका हाफ पोर्शन जो होता है हमारा, हाफ पोर्शन R/2 वो F को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर F को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही F का पोजीशन होता है हमारा, दिस इज योर F, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है, F वहाँ पर होता है हमारा। ओके, तो फोकस समझ गए हम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में फोकस यहाँ पर हो गई और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग, चलो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर रिलेशन समझा रहे हैं हम, है ना। रिलेशन बिटवीन R एंड फोकल लेंथ F। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि फोकल लेंथ F और F, है ना। तो जिस थोड़ा सा इसमें ये है कि फोकल लेंथ को हम लोग देखते हैं, तो फोकल लेंथ को हम लोग कैपिटल F से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, अगर फोकल लेंथ को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर फोकल लेंथ को हम लोग कैपिटल
कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट कर देंगे हम, है ना। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि लेंथ को हम लोग ये फोकस का तो पॉइंट एफ से ही कैपिटल एफ से रिलेट कर सकते हैं हम, है। और अगर हम वहाँ चलते हैं तो यहाँ पर जो हमने रखा है ये कैपिटल एफ यहाँ भी रखे, तो कैपिटल एफ यहाँ पर जो हमारा ये फोकल लेंथ रिप्रेजेंट हो रहा है और ये आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फोकल लेंथ एफ को अगर हम बड़े कैपिटल एफ से भी यहाँ डिनोट कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर एक पॉइंट को भी एफ से डिनोट किए, तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो उसको एफ स्मॉल कर लेंगे या इसको स्मॉल कर लेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट हम लोग आगे कर लेंगे उसको डिस्कस, है, जो न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहाँ पर इस तरह के बातों का हम लोग ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर अभी रिलेशन बता दिए कि ये रिलेशन हमारा वही होता है कि जो यहाँ पर अगर हमने, है ना, यहाँ पर अगर एक पॉइंट मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर आप स्मॉल एफ ये से डाल दो, स्मॉल एफ डाल दो, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, जो पोल से डिस्टेंस होगा, है ना, पोल के सामने से पोल से जो डिस्टेंस होगी, है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, ये डिस्टेंस हमारा होगा, है ना, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा तब कैपिटल एफ, जो यहाँ पर फिगर और फार्मूले में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और उसके हाफ पोर्शन को हम लोग उसके हाफ पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पोर्शन को बोल देंगे हम, ये हाईलाइटर थोड़ा सा हम देख रहे हैं, हाईलाइटर का कंसेप्ट यहाँ पर है कि ओके यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर हम ओके यहाँ से हम लोग देखना चाहते हैं फिर से कि यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये आर, ये डिस्टेंस आर हो गया कैपिटल आर, और इसके हाफ पोर्शन को हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ये लाइक दिस, सो दैट कि इस डिस्टेंस का नाम ने क्या डालना, इस डिस्टेंस का नाम हमको डालना है कैपिटल एफ, दैट इज योर कैपिटल एफ रखेंगे इसको अगर, लेकिन कन्वेंशन इस तरह से हम लोग रखेंगे कि एक ही पॉइंट को, रूल को ओबे करेंगे कि चाहे तो इसको फोकस पॉइंट, एक्चुअल में होता यही है कि फोकस पॉइंट यहाँ पर रखना चाहिए तो ये एफ होगा, और इसके अकॉर्डिंग तब इसको हम लोग स्मॉल एफ रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। आर इजकल टू 2f, ये याद रखना है हमको, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 2f का रिलेशन फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारे पास जो आगे का पोर्शन है इसमें हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, पार्ट है हमारा। क्यों ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही हमको रे डायग्राम को डिफाइन करता है ना। इसमें हम लोग हाईलाइटर लेते हैं, हाईलाइटर में ये रे डायग्राम को डिफाइन करता है। तो रे डायग्राम, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखना है तो रे डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, और इसी को हम लोग रे डायग्राम कैसे लिखेंगे, ये हमारा रे डायग्राम कंसेप्ट देगा। ये हमारा जो है पार्ट, वो हमारा रे डायग्राम को कंफाइन कर रहा है। अगर आपसे रे डायग्राम का पार्ट पूछा जाता है तो इस पार्ट को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, दिस इज योर रे डायग्राम, है ना। तो रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, है रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको समझने की ज़रूरत है कि कनकेव मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जो फॉर्मेशन यहाँ पर रे के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट, अगर यहाँ पर सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना। और यहाँ पर मिरर किस तरह का दिखाया हुआ है, ये मिरर हमारा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्यों पार्ट लिए हम, कनकेव मिरर का मतलब ये क्या हो रहा है कि कनकेव क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो धंसा हुआ पार्ट है, कनकेव वाला पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कनकेव पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग कनकेव मिरर के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला फिगर जो है उसके लिए ये अगर आपसे पूछा जाता है रे डायग्राम, है ना, तो रे डायग्राम इस तरह से बनाएंगे कि लाइट रे कहाँ से आती है। तो लाइट रे कहाँ से आएगी, लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलती है, लाइट रे कहाँ से चलती है, ऑब्जेक्ट से चलती है, और मिरर तक आके टकराती है, मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस को टकराती है वो, है ना, स्ट्राइक करती है, और वहाँ से अपना रिफ्लेक्टेड लाइट रे निकालती है। जब वहाँ पर टकराती है, जब वहाँ पर स्ट्राइक करती है लाइट रे, तो उस पॉइंट से अपने पाथ को चेंज करती है, और पाथ को किस तरह से चेंज करती है, उसी से हमको लाइट के फेनोमेना को रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि वो रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि उसी मीडियम में वापस हो जाती है। क्यों कि अगर देखोगे ना तो एक मिरर होती है, मिरर का दो पार्ट होता है, मिरर का एक साइड तो ये हुआ, यानी एक पार्ट तो इधर,
एक पार्ट इधर वाला पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट इधर वाला पार्ट हुआ, ठीक है ना, ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बाउंसिंग बैक सेम साइड एंड सेम साइड में बाउंसिंग बैक होना, ये हमारा रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब यहाँ पर लाइट रे क्या होगी, जो इमेज ऑब्जेक्ट हमने लिया है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब ये डॉट 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 लाइन का मतलब क्या हो, काफ़ी दूरी पे है। तो हमने लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट कराया, यहाँ से लेकर के लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। यहाँ पर हमने डायग्राम सही लिखा, यहाँ पर सही है हमारा, वहाँ पर स्मॉल एफ को डालने की ज़रूरत नहीं है। फोकस जो पॉइंट होती है वहाँ पर कैपिटल एफ हम लोग डिनोट करेंगे हमेशा, है ना। तो उसमें अगर हमको आप थोड़ा सा इसमें अगर देखना है तो अगर हम इसको सही कर लें, है ना, अगर इसको हम सही करने की कोशिश करें तो इसमें हम यहाँ पर f के जगह पर, है ना, f के जगह पर क्या रखते हैं, स्मॉल f को रख दो आप, यहाँ पर स्मॉल f रख दो, काम बन जाएगी हमारी। और यहाँ पर भी आप क्या करो, इसको कट करो और स्मॉल f यहाँ पर प्लेस कर दो लाइक दिस। और यहाँ पर डायग्राम में भी हम वही काम कर देंगे, इसको हम लोग कैपिटल F मानेंगे, इसको ये कैपिटल F हो गया हमारा, है ना। और ये डिस्टेंस वाले पार्ट को क्या करेंगे हम, एक मैं इरेजर लेता हूँ यहाँ पर इरेजर की बात हो जाएगी। और यहाँ पर इसको हम लोग ये यहाँ पर डिलीट करना है, तो सपोज करो इसको डिलीट कर दिए हम, इसको हटा दिए, है ना, यहाँ पर इस तरह से लो। अब फिर हम लोग पॉइंट ले लिए, अपना पॉइंट ले लो और इसके सहारे हम यहाँ पर इस पॉइंट को जो है कैपिटल F में दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ कैपिटल F ले लो, है ना, और ये डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल f में डिनोट करेंगे। तो स्मॉल f में जो डिनोट होगा वो हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा, और ये कैपिटल F से डिनोट होगा वो फोकस कहलाएगी, दैट इज योर फोकस, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस डायग्राम हमने क्या किया, कैपिटल F से डिनोट कर दिया है, यहाँ पर सही है हमारा, है ना। और ये मिरर के इंसिडेंट पार्ट, यहाँ पर मिरर पर जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उधर से उधर क्या होती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी, ये हमारा रूल होता है। और रूल के सहारे ये चीज़ होती है। देखो अब यहाँ पर क्या होती है कि रे डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पर नॉर्मल जो है ये जो नॉर्मल डी सी और डी अगर लाइन ड्रॉ कर किया है इसने, यही इस पर नॉर्मल का काम करता है। क्यों कि जो भी कर्व्ड सरफेस होती है ना, कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस जो भी पार्ट होता है हमारा, है ना, ये कर्व्ड सरफेस पर स्फेरिकल पार्ट अगर देखें यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा इसमें डायग्राम में ये आ रही है ना, स्फेरिकल पार्ट में जो ये टेंजेंट होती है ना हमारी, ये टेंजेंट का काम करता है और ये सेंटर होती है। तो टेंजेंट से सेंटर को मिलाना, ये सी होती है, अगर सपोज करो ये सी होता है तो सी से ये लाइन जो होती है ना, ये हमारा 90 डिग्री का पार्ट, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनती है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यही चीज़ है तो नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस पर जो ये कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर अगर एक टेंजेंट खींचने की कोशिश करते हैं हम, ये टेंजेंट खींचता है सपोज, है ना, ये अगर टेंजेंट टच करता हुआ, टेंजेंट टच करने का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट एक लाइन इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर जो ये नॉर्मल होती है तो इससे हमारा ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का बनता है, इसी को नॉर्मल बोला जाता है। तो इसीलिए जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, है ना, जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, है ना, उन पॉइंट पर अगर हम इरेजर ले लें, यहाँ पर थोड़ा सा इरेजर लें हम, तो इस पॉइंट पे हमने समझ में आ गई क्या करना था हमको, है ना, ये हम समझ गए, है ना। ओके, तो इस पॉइंट से हम देखना चाह रहे थे कि ये हमारा टेंजेंट होता है और यहाँ पर टेंजेंट के बाद क्या बोलता है कि इस पर ये नॉर्मल ये लाइन होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं हम लाइट को, एक रे अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो वो लाइन जो होता है हमारा वहाँ पर नॉर्मल का काम करता है। इसीलिए जब ये इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करता है, क्योंकि ये नॉर्मल होती है, इसीलिए हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन किए थे, है ना, आई जो था हमारा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था, है ना, इसको हमने डिफाइन कैसे किया था, आई को डिफाइन किए थे हम लोग पीछे, है ना। सिमिलर वे में आर को भी हमने डिफाइन किया था। आर को डिफाइन करना, आई को डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट समझ में आ रही है। आई का मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट लाइट रे उस पॉइंट पे नॉर्मल खींचा हुआ, नॉर्मल उस पॉइंट पे जो ड्रॉन नॉर्मल होगा, है ना, उससे कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जो अब वहाँ से डायरेक्शन क्या मिलेगा, उसको डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो डायरेक्शन मिलने में ये चीज़ देखना है कि नॉर्मल से जो लाइट रे पास होगी, है ना, नॉर्मल से कितना एंगल पर लाइट रे जो पास करने वाला लाइट रे एंगल बना रहा है, वो हमारा आर का
वैल्यू डिटरमिन करेगा, ये आर का वैल्यू डिटरमिन कर रहा है, लाइक दिस, है ना। तो आर ड्रॉ हो गई हमारी, है ना, ये आर को ड्रॉ कर दिया हमने लाइक दिस, यहाँ पर थोड़ा सा आर को डिटरमिन कर दिया, ओके। आई और आर हमने देख लिया, तो ये रिप्रेजेंट करता हुआ, तो इसके ये एंगल भी बराबर होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो जो पैरेलल लाइट रे आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाती है, फोकस के सहारे निकल जाती है। तो एक अपर बॉटम से ले लिए, अपर टॉप से ले लिए, एक लोअर बॉटम से ले लिए, है ना। इस दोनों लोअर अपर पार्ट से हमने लाइट रे इंसिडेंट कराया, है ना, मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन और बोथ विल गो थ्रू द फोकस के सहारे वो निकल रही है। तो यहाँ पर फोकस पे एक पॉइंट बन रहा है हमारा, यहाँ फोकस पे एक पॉइंट बन गया। अब क्या है कि यहाँ पर हमने हेडिंग में क्या डाला है, इमेज फॉर्मेशन, बट हाउ कैन वी मेक इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हमने लिख डाला इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इमेज फॉर्म करता कैसे है, कैसे इसको इमेज नाम देंगे। हमारे पास तो ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, जो आवर कन्वेंशन है, हमारा कन्वेंशन जो चल रहे हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। और लेफ्ट साइड से प्लेस लाइट रे जब भी आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे हमारे ऑब्जेक्ट से आएगी, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमारी आ रही है ना। तो ये इन्फिनिटी से लाइट रे को लाना है हमको, तो लाइट रे ऊपर वाले पार्ट से, ऑब्जेक्ट के ऊपर से साइड, ऊपर वाले पार्ट से ले लिए और ऑब्जेक्ट के बॉटम साइड से ले लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए ये कंडीशन होता है हमारा, इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लो, याद कर लो कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। इमेज वो पॉइंट होती है ना, जिस भी पॉइंट पे मिनिमम एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करेगा, जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट, ये लाइट रे कौन सा है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट है, ये जो लाइट रे होती है हमारी वो इंसिडेंट लाइट रे होती है। ये लाइट रे हमारी क्या होती है, इंसिडेंट लाइट रे होती है, ओके। ये हम समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे होती है ना। ये इंसिडेंट रे का काम करता है, और रिफ्लेक्टेड रे का काम कौन करेगा, जब ये मिरर से स्ट्राइक के बाद अपना पाथ को चेंज करते हुए लौटेगी, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का पार्ट होता है ना, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो दो, अब ये क्या है कि एक तो अपर पोर्शन से जो इंसिडेंट रे आई उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया, नीचे पोर्शन से जो इंसिडेंट लाइट रे हम लाए वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस से गया, है ना। तो दोनों दो लाइट रे हमारा कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो बताया उस चीज़ को कम्प्लीटली हम फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो हो रही है वो चीज़ कि एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एक लाइट रे ये आ गई हमारी, एक लाइट रे ये आ गई, एटलीस्ट 2 लाइट रे इंसिडेंट ये हमारा इसी में है। तीसरा लाइट रे जो बनाया जा रहा है वो क्या कर रहा है कि जब बॉडी पार्ट ये है हमारा, ऑब्जेक्ट पार्ट ये है, तो इसे सेवरल लाइट रेज को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, एक लाइन ऐसे भी आ सकती है ना, तो इस तरह से सेवरल लाइट रेज को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक लाइट रे हमने क्या किया, इसके प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको भी इस तरह से रिवाइज करते जाओ आप। ये रिवीजन जितनी ज़्यादा बार हम बोलते जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपका रिवीजन प्रोसेस अच्छा होते जाएगा, है ना। तो इसको भी रिवीजन के तौर पर लो कि एक लाइट रे हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के सहारे पास करा दिया। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जाने वाली लाइट रे जो होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के सहारे जो लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर पे, वो उसी लाइट रे, उसी पाथ को रिट्रेस करती है ना। जैसे एक आने वाली एक लाइट रे हो गई, ये इंसिडेंट लाइट रे का काम कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का काम कर रहा है ना। आने वाले लौटने वाले दोनों सेम लाइन पे जाती है। तो उसके पीछे वजह क्या है कि जब इस पॉइंट पे लाइट रे हिट करेगी, यानी पी पे, पोल पे अगर लाइट रे हिट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के सहारे, तो वहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो यही लाइन उस पॉइंट के लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो नॉर्मल काम करेगा, इसका मतलब आई बराबर 0। इस लाइन के लिए क्या हुआ कि अगर नॉर्मल से 0 एंगल बन रही है ना, अगर इसको इस तरह से फॉलो करो आप, है ना, ये अगर हमारा मिरर का काम कर रहा है लाइक दिस, है ना, तो यहाँ पर अगर ये मिरर हो गई सपोज, सीखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रे डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये लाइट का। तो यहाँ पर अगर पी रखे हो आप, तो इस पर अगर लाइट रे ऐसे आती है, अगर ऐसे लाइट रे आ रही है तो इसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी। क्यों कि ये नॉर्मल भी यही लाइन होता है, नॉर्मल भी ये लाइन हुआ, तो इसका मतलब क्या, इंसिडेंट लाइट रे कितना एंगल बनाया, इंसिडेंट लाइट रे हमारा क्या बना, आई बराबर 0 एंगल बनाया, आई बराबर 0, क्योंकि इसी लाइन पे नॉर्मल पे ही आ रही है लाइट रे। और अगर आई इक्वल टू 0 है तो आर मस्ट बी 0,
आर भी हमारा 0 होगा। यानी कि इस पर से लाइट रे जो वापस जाएगी वो भी लाइट रे जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो भी कितना एंगल पे जाएगी, वो 0 डिग्री पे जाएगी। यानी इसी एंगल, इसी लाइट रे पे, इसी लाइन पे वो वापस रिटर्न बैक होगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। ये लाइट रे ऐसे आई तो इसी पर चली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 लाइट रेज को हम आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है 3 लाइट रेज को मीट कराए और दैट मीटिंग पॉइंट इज योर इमेज, है ना। इमेज का यही फॉर्मेशन होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि इमेज को फॉर्म कैसे करते हैं हम, है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला पार्ट हुआ, ए पार्ट जो है हमारा ये क्लियर हुआ। ए पार्ट में क्या कहा गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, इमेज विल फॉर्म एट द फोकस ऑफ द मिरर। ये मिरर है और इस मिरर का ये फोकस हुआ, इस मिरर का ये पोल हुआ, है ना, इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये मिरर का जो एमएन पार्ट होता है ये मिरर का एपर्चर कहलाता है। मिरर का एमएन का जो पार्ट हुआ वो एपर्चर कहलाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डी, व्हाट इज डी, डी इज द पॉइंट एट विच लाइट इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक्स एट द मिरर, ऑन द मिरर। समझ में आ गई। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है, बी वाला पार्ट जो है, उसमें हम लोग देखते हैं कि बी में क्या कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे नहीं है, बट ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक सी एंड इन्फिनिटी। समहाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इन्फिनिटी इधर हो जाती है हमारी, तो इन्फिनिटी के बीच में, है ना, ये इन्फिनिटी हुआ और ये सी हुआ। इन्फिनिटी और सी के बीच में हमारे जो ए बी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो यहाँ से जो रे डायग्राम बनेगा हमारा, उस रे डायग्राम को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एक तो लाइट इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर एम पर, अब इसमें क्या हुआ, एम पे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। एफ से पास कर गया, सही है। दूसरा लाइट रे हम ले सकते हैं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लिए, जो कि सी से पास करता हुआ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ जा रहा है। तो वेरी गुड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ कोई लाइन है और जो उसको अगर मिरर से हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो दैट विल बी नॉर्मल, दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल, है ना, एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर जो लाइट रे आएगी, तो यहाँ पर एन पे अगर कोई लाइट रे हिट किया, तो इसी लाइट रे इसी लाइन को, यानी इसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ रिटर्न बैक हो गया, लाइक दिस। ये रिटर्न बैक हो गई। तो ये कहानी यहाँ पर हो गई, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर एन वाले पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल खींचने की कोशिश करेंगे तो वही लाइन नॉर्मल होगा। जो एन से सी को मिलाता हुआ लाइन होगा वो यहाँ पर नॉर्मल होगा। तो दैट इज सेम फेनोमेना लाइक आई इजकल टू 0, आर इजकल टू 0, रिटर्न बैक हो गया। फिर तीसरा लाइट रे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के सहारे ही ले रहे हैं हम, उस तीनों को अगर मिलाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन 1, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, इस तीनों पॉइंट से तीनों को हम मिलाते हैं तो ये ए डैश, हमारा ए का जो इमेज बन रहा है वो हमारा ए डैश भी बन रहा है और बी का इमेज हमारा बी डैश भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखो कि ए ऊपर था अपसाइड में और यहाँ पर ए डैश जो है सो नीचे आ गया, है ना। तो अपसाइड डाउन, है ना, इन्वर्टेड इमेज बन गया हमारा, है ना। अपसाइड जो है ए जो था हमारा वो डाउन साइड में आ गया, ए डैश पे आ गया, है ना। और बी डैश बी का इमेज बना रहा है। तो यहाँ पर इमेज क्या बना हमारा, ए डैश बी डैश इज द इमेज, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा ए बी जो पार्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए डैश बी डैश जो है सो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो थर्ड जो है सी पार्ट में हमारा, सी पार्ट में हम देखते हैं, सी पार्ट यहाँ पर देखो आप, सी पार्ट में क्या है कि ये मिरर हो गई हमारी, है ना, एम एन हमारा मिरर का अपर्चर है और यहाँ पर ए बी जो है वो सी पर रखा गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हम इस बार, सी पर। तो क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग मिरर के पास तक लाने की कोशिश करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम मिरर को इमेज फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि मिरर किस तरह से उसका इमेज फॉर्म करती है। तो सी पार्ट में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब आप थोड़ा थोड़ा फास्ट समझ सकते हो, है ना, दो में कुछ एनालिसिस हम ज़्यादा कर दिए। अब यहाँ पर फास्ट समझ सकते हो आप कि यहाँ पर अगर कनकेव मिरर है और वे किसी सामने सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज जो है ए डैश और बी डैश पकड़ा है ना, बी डैश ए डैश। यहाँ पर इमेज हमारा क्या हुआ, फिर इन्वर्टेड बन गया बट इमेज हमारा सी पे ही फॉर्म किया। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगी, वो एफ से चली जाएगी, एफ से पास करेगी, है ना। एक लाइट रे अगर इस तरह से एफ से पास करता हुआ जाएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, अगर एफ से पास करता हुआ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
इसमें जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी की लाइट रे बात करते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है, वो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है एफ से पास होती है, तो अगर एफ से कोई पास करता हुआ लाइट रे कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले पाथ को फॉलो करता हुआ निकल जाएगा। तो इन दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के जो इंसिडेंट लाइट रे है, उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना हमारा, उसको जहाँ पर मीट करते हैं, है ना, जहाँ पर मीट कराते हैं, एटलीस्ट 2 लाइट रे मीटिंग देयर, है ना, दैट विल द इमेज पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट, है ना। तो ये इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट का मिल गया। फिर उसके बाद क्या है कि अब हमने लाइट रे को सी के आगे बढ़ाया, ऑब्जेक्ट को सी के आगे बढ़ाया, और सी से आगे बढ़ने पर ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, यहाँ सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया है। ओके, जब ये ए बी प्लेस्ड हुआ यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से एक लाइट रे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसे लाइट रे पास हुई हमारे, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है सो एफ से जाएंगी। वेरी गुड, उसको हमने फर्दर आगे बढ़ा दिया पूरी, है ना। अब क्या है कि इसके ए पॉइंट से एक लाइट रे सी से जाता हुआ, हम क्या कोशिश किए कि सी से जाता हुआ एक लाइट रे इस तरह से जो ए से आगे बढ़ेगा, लेकिन वो क्या हुआ, वो लाइन हम क्या बताए अभी कि सी से जो मिरर के सरफेस को टच करता हुआ लाइन होगा, वो हमारा उस पॉइंट पे नॉर्मल का काम करेगा। तो ए से इस तरह से लाइट रे गई, और चूंकि यहाँ पर ये नॉर्मल यही लाइन होती है, तो इसी पर रिट्रेस करता हुआ ये पूरा आगे बढ़ गया, और ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइट रे, एक ये है ना, एक ये आई हमारी और एक ये आई, इस दोनों लाइट रे का मीटिंग पॉइंट कहाँ पर बना, यहाँ पर बन गया हमारा। तो ए डैश इज द मीटिंग पॉइंट। ए डैश किसका इमेज बना, ए का इमेज बन गया, है ना। सिमिलर वे में बी से लाइट रे से पास कराएंगे तो बी से बी डैश पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा इसमें इमेज पॉइंट हो गई। तो यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट हो गया कि पी पर हमारा इमेज पॉइंट बना दिए हम, तो यहाँ पर बी का बी डैश इमेज पॉइंट बना। तो आगे बढ़ते हम लोग, सी चारों डिस्कस कर लिए हम लोग। अब ई पार्ट में क्या है, अब ई पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर ई पार्ट जो है आपका वो ये बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया, अब इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रख दिए हम, तो उससे क्या होगा, फोकस पे रखने के बाद ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे हम रख दिए तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सिमिलर वे में जिस तरह से हम लोग फिनोमेना डिस्कस किए हैं अभी तक, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि फर्स्ट लाइट रे का कंसेप्ट क्या करेंगे हम, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर देंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर यहाँ से हमने ड्रॉ किया, है ना, ये ए बी पॉइंट लगा दिए हम, ए बी पॉइंट लगाए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से लाइट रे आ गई, डी पर स्ट्राइक किया, डी पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये हमारा फोकस के साथ निकलेगा, फोकस से चली जाएगी। तो दूसरा सेकंड जो पार्ट, हम सेकंड जो लाइट रे हम लोग ड्रॉ करेंगे, पहला तो लाइट रे हमने ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर दिए। दूसरा लाइट रे हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे अभी पीछे देखें हम लोग कि इस तरह से लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट कराएंगे कि वो हमारा जो है सी से जाता हुआ लाइन पे ही इंसिडेंट हो जाए, है ना। तो उसी लाइन पे अगर इंसिडेंट होती है तो उस यही पॉइंट इस पर चूंकि नॉर्मल होता है, आई बराबर 0, अगर इस लाइन के हम लोग कंसेप्ट लें, यहाँ पर अगर देखें इस लाइन के बारे में कंसेप्ट, तो ये एंगल क्या बना रहा है, आई बराबर 0 बना रहा है, ये आई इज इक्वल टू 0 एंगल बन रही है, 0 डिग्री बन रहा है, और आर इज इक्वल टू आर ऑल्सो, आर भी क्या बनेगा, इसलिए आर भी हमारा 0 डिग्री ही बनेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, हमारा आर भी आई बराबर 0 डिग्री, आर बराबर 0 डिग्री। तो ये कंसेप्ट इस तरह से आ रहा है। अब क्या है कि दोनों जो लाइन हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट, अब ये क्या है देखो कि ये मिरर के तरफ नहीं आ रही है, मिरर से दूर जाता हुआ लाइट रे, है ना, मिरर से दूर जाता हुआ, तो वो हमारा रिफ्लेक्टेड होगा, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी। मिरर के तरफ आता हुआ लाइट रे जो होगा, है ना, मिरर की तरफ जो आएगी वो हमारा इंसिडेंट लाइट रे होता है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे जो है प्रिंसिपल क्या लग रहा है तो इन्फिनिटी पे जाएगा। अगर पैरेलल लाइट रे के कंसेप्ट हम देखें, पैरेलल लाइन अगर देखा जाता है तो पैरेलल लाइट रे बोलो या कोई भी चीज़ लो, अगर पैरेलल लाइंस होती है हमारी, तो इसके बारे में ये कंसेप्ट होता है कि इन्फिनिटी पे पॉजिटिव इस साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड में जाने पर क्या हुआ, इन्फिनिटी पे जाके ये टच करता है, तो उस पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। चूँकि हमने इमेज का फॉर्मेशन क्या समझा है, इमेज वो चीज़ होती है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करता है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है, यहाँ पर एफ जो फिगर है हमारा, एफ फिगर में क्या देख रहे हैं हम,
है ना। यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एफ जो हमारा फिगर है, इस एफ में क्या देख रहे हैं हम, एफ में ये दिखा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं हम। ऑब्जेक्ट अब पोल और फोकस के बीच में आ रही है। ये पोल पी से पोल हुआ और एफ से फोकस हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में आ रही है ना। तो वहाँ से हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि एक तो अब लाइट रे का इमेज फॉर्मेशन इस तरह से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइट रे अगर नहीं भी ड्रॉ करते हैं तो हमारी काम बनती है। एक लाइट रे तो हमने क्या बताया, एक लाइट रे आपका क्या होता है, इस तरह से हम लोग डालते हैं कि सो दैट कि उसी लाइन पर उसका नॉर्मल आ जाता है, वही नॉर्मल लाइन होती है। तो नॉर्मल जो हुआ, नॉर्मल का कंसेप्ट क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, नॉर्मल का मतलब क्या बताए थे, अगर ये सर्कुलर पार्ट होती है, थोड़ा सा वो ये बन जाता है, ओवल बन जाता है। अगर ये सर्कुलर पार्ट सी होती है तो इससे अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचना हो तो इससे सेंटर ऑफ, इसको हम लोग सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से मिलाते हैं, तो वही पॉइंट इस पॉइंट पे नॉर्मल का काम करता है ना। तो ये कंसेप्ट वहाँ पर होती है। उसके सहारे हम लोग ये देखते हैं कि उसके सहारे हम लोग इसको इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इसको कि ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ए से इस पार्ट का एक लाइन हमने ऐसे डाला और दूसरा लाइन हम सपोज करो इस तरह से डाले कि ये नीचे वाले पोर्ट पे आई एंगल बनाया है ना, ये आर एंगल पे इस तरह से जाएगा। तो आगे बढ़ने पर तो एक लाइट रे ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे सपोज करो इस तरह से बढ़ती है, ये लाइट रे सपोज इस तरह से बढ़ती है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस तरह से जा रही है। तो इस दोनों को अब तो आगे भी बढ़ने पर, यहाँ पर तो क्या था, इस फिगर में हम लोग पैरेलल लाइट रे निकल रही थी, यहाँ से गई पैरेलल लाइट रे निकल रही थी इस तरह से, है ना। तो पैरेलल के कंसेप्ट में तो हम लोग मानते हैं, जानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके वो अटैच हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके ज्वाइन करेगा, कनेक्ट करेगा, मीट करेगा। लेकिन ये इतना फार्दर, ये तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी सेपरेशन जो है और बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसकी सेपरेशन जो है क्या होगा, और बिगर होते जाएगा। तो ये इसको मीट करने की जरूरत, आगे तो मीट हो नहीं सकता है। तो पीछे जब इसको डॉट 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 करके बढ़ाते हैं तो पीछे यहाँ पर आगे मीट करता है। तो वो मीटिंग पॉइंट हो गया दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का, है ना। चाहे तो इन रियल पार्ट रियल में मीट करे या उसको बढ़ाए तो उसका मतलब वर्चुअल मीटिंग हो रही है वहाँ पर। ओके, तो इस पार्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से इसका जो हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट था, ए बी जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बना, हमको ए डैश बी डैश यहाँ इमेज बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अभी तक जो रे डायग्राम हमने देखा इनमें सभी में क्या था हमारा कि पॉजिटिव साइड में मतलब क्या हुआ कि जो मिरर का कनकेव पार्ट था उस तरफ बन रही थी इमेज सभी का, लेकिन इसमें जो है सो बैक साइड में इमेज बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और उसमें क्या हुआ, रियल इमेज बन रहा था हमारा, यहाँ पर डॉट 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 करके जो इमेज बनता है हमारा, है ना, वर्चुअली मीटिंग वाले पॉइंट पे जो इमेज बनती है, तो ये क्या हो, ये कौन सा इमेज होगा, इमेजनरी इमेज होगा, है ना। ये कौन सा होगा हमारा, इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब समझ में आ रही है ना, इमेजनरी जस्ट दैट इज योर वर्चुअल इमेज, है ना, इमेजनरी इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व किए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो अभी तक हमने सीखा है ना, उसी को हम लोग टेबलेट फॉर्म में यहाँ पर तैयार करके दिए हैं, है ना, सो दैट यू कैन मेमोराइज इट वेरी इजीली, है ना। वहाँ पर हमने डिटेल उसको बताया और यहाँ पर आपके लिए हम इसको टेबल फॉर्म में दे रहे हैं। तो आपको इसको टेबल को याद रखना है। टेबल को याद रखने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सब कुछ डिटेल्ड है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है हमको। सिर्फ आपको ये देखना है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देखना है आपको। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी डिस्कस किए, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, है ना, ये डिस्कस किए। साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, है ना, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सब कुछ इसमें क्लियर होगी कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो हमने देखा, इन्फिनिटी पे देखा। इन्फिनिटी पे पोजीशन ऑफ द इमेज क्या था, जब इन्फिनिटी पे इमेज होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का पोजीशन। ये याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, इस तरह से इसको याद कैसे रखोगे आप। याद रखने में ये चीज़ ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, इस तरह से ध्यान याद करना है हमको। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस पे इमेज बन रहा है, वेरी गुड, है ना। इसके बाद साइज ऑफ द इमेज क्या हो रही है, साइज ऑफ द इमेज किस तरह से होगा, साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, मीडियम साइज होगा, है ना, इस तरह से देखेंगे हम। साइज ऑफ द इमेज क्या बना, और नेचर ऑफ द इमेज क्या बना, नेचर ऑफ द इमेज क्या बना, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरह से जो भी है ना। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो जाएगा हमारा, और इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी और सी के बीच में, बियॉन्ड सी का मतलब ये हुआ कि सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। बियॉन्ड सी का मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में, है ना। ये अगर सी होगा यहाँ पर अगर सी होगा इसका, है ना,
तो बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, सी से आगे है ना, इसके सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर जा कर के है ना, ये अगर इन्फिनिटी होगी तो मिरर बियॉन्ड सी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग मेजरमेंट देखते हैं ना वो पोल से देखते हैं, पोल से देखते हैं, मैंने पोल से आगे बढ़ना है ना, सी से बियॉन्ड का मतलब पी और सी के बीच से आगे जा करके कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो बनेगी हमारे बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। इसका एफ कहाँ मिलता है, एफ हमारा यहाँ पर होगा, एफ हमारा इस पॉइंट पे होगा, एफ एंड सी के बीच में। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। एट सी पर जो देखे हमने, सी पर क्या देखा, सी का सी पर ही होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ओके, और सी और एफ के बीच में जब होती है तो उसका हम लोग लोकेशन अभी क्या देखें, बियॉन्ड सी होता है, सी के आगे बनेगा वो, और इनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इस तरह से एनालिसिस हमको देखना पड़ता है कि रियल और इन्वर्टेड से, रियल और इन्वर्टेड कहने से हमको न्यूमेरिकल में उसको किस तरह से डेवलप, न्यूमेरिकल में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियल और इन्वर्टेड से क्या होता है। जब मैग्नीफिकेशन को देखते हैं हम लोग तो वहाँ इन दोनों टेबल को हम लोग, इन दोनों टेबल से हम लोग कॉलम से, है ना, दोनों कॉलम से हमको वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। एट एफ पे अगर होगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगी, एफ पे अगर होगा तो इन्फिनिटी पे जाएगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा हमारा, हाईली इनलार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनती है हमारी, है ना, वो कहाँ बनती है, जब हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट जो इमेज बनती है हमारी, वो कहाँ होता है, जब पी एंड एफ के बीच में होती है तो वहाँ पर इमेज क्या हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है हमारा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाती है। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए क्या होता है हमारा, एम का वैल्यू पॉजिटिव में होता है, और रियल इन्वर्टेड के लिए एम का वैल्यू निगेटिव होता है। तो वो वहाँ आगे देखेंगे हम लोग। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यूसेस ऑफ कनकेव मिरर्स। जिस कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, टॉर्च में होता है यूज़ हमारा, सर्च लाइट्स में यूज़ होती है, व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल ट्रैवल बीम्स ऑफ लाइट, है ना, दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी। अब सेविंग मिरर में क्यों यूज़ होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेविंग मिरर में यूज़ ऐसे होता है कि जो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनती है ना, जो पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो उसका सेटिंग इस तरह से रखते हैं हम लोग मिरर सैलून में कि उसका जो बैठने का लोकेशन होता है, चेयर का जो पोजीशन होता है, वो इस तरह से हो कि मिरर के फोकस के अंदर हो, है ना, इनसाइड, है ना, फोकस हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तो सो दैट बैक जो है इनलार्ज इमेज बनता है। तो इसके बाद द डेंटिस्ट यूज़ कनकेव मिरर, है ना, डेंटिस्ट जो है वो हमारा कनकेव मिरर को यूज़ करता है, दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना, क्योंकि वो इनलार्ज साइज में इमेज को देखना चाहता है ना, इसलिए हमको डेंटिस्ट के लिए ये चीज़ ज़रूरी पार्ट हो जाती है ना। और दूसरी बात, जो टीथ ऑफ द पेशेंट्स के टीथ को ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है, वो इनलार्ज इमेज देखने की कोशिश करता है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट, है ना, सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस का यही कंसेप्ट होती है ना, कि सोलर फर्नेस में क्या होता है हमारा कनकेव, लार्ज कनकेव मिरर। लार्ज कनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ कि उसका एपर्चर जो होगा बहुत बड़ा होना, है ना, एपर्चर का बड़ा होना, दैट इज योर लार्ज, है ना। एपर्चर जब बड़ा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो लार्ज, एपर्चर बड़ा होना, है ना। हाइलाइटर कर लेते हैं तो एपर्चर का मतलब क्या होगा, अगर सपोज को काफ़ी बड़ा हमारा हाइलाइटर, ये हाइलाइटर देखो इतना बड़ा अगर मिरर बन जाए ना हमारा, ये देखो कितना बड़ा मिरर बन गया, तो ये लार्ज कनकेव मिरर होता है। क्यों इतना बड़ा होता है कि चूंकि लाइट रे इसमें क्या होता है, इसका एपर्चर जो है, एपर्चर यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा एपर्चर हो जाएगा ये, है ना, ये एपर्चर इतनी बड़ी एपर्चर हो जाएगी इसकी, है ना। इस एपर्चर के सहारे क्या होगा, एपर्चर सीधा डालेंगे ना, ये एपर्चर होती है, तो यहाँ पर एपर्चर से जितनी बड़ी एपर्चर होगी उतनी लाइट रे क्या होगी इसमें, उतनी ज़्यादा लाइट रे हमारी, उतनी लाइट रे क्या होगी हमारी, ज़्यादा आएगी इस पर। और लाइट रे अगर ज़्यादा आती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, सारे एनर्जी जो है वहाँ पर फोकस पे कंसंट्रेट होता है। क्योंकि क्या सीखे थे हमने ये सीखा है कि अगर कनकेव मिरर इस तरह से होती है, लाइट रे इस तरह से आती है, इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, वो जो भी इसका फोकस पॉइंट होता है, यानी फोकस अगर यहाँ पर है सपोज करो, है ना, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगी, यहाँ पर पहले हिट करेगी यहाँ तक, है ना, मिरर को स्ट्राइक करना है उसके बाद, और वहाँ से हिट करता हुआ फिर वो कैसे चली जाएगी, ये यहाँ से निकलेगी और इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, ये यहाँ से फोकस पे सारे लाइन जो है फोकस होता है। फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ रखते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पर वो पूरा हीटिंग इफेक्ट इसका प्रोड्यूस करता है। यही कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। ये लाइट रे इस तरह से जितने लाइट रे आएंगे, तो इसका मतलब कि अगर लार्ज कनकेव मिरर लेंगे तो बहुत बड़ा एपर्चर मिलेगा इसको, तो सेवरल
मिलियंस ऑफ लाइट रे को यहाँ पर कंसंट्रेट करा देगा, सो दैट हाईली हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो। ओके, इज द पॉइंट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर इज यूज्ड, यहाँ पर इसको पहले डिलीट करते हैं हम लोग। एक कनकेव मिरर इज यूज्ड, इरेजर में, है ना। सेविंग मिरर हो गया, बिकॉज व्हेन कनकेव मिरर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड, वही कहा गया इसमें। सो आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। यहाँ पर हमें हाईलाइटर लेना है या बॉल पर लेते हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो किस तरह का मिरर था हमारा, उसका शेप किस तरह का था, उसका शेप इस तरह का था, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, धंसा हुआ पार्ट था हमारा, है ना। और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन हो गया हमारा, ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड पोर्शन में इस तरह से देखते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड जो देखे हमने वो क्या देखा, वहाँ पर ये अगर मिरर था। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, कनकेव पार्ट था हमारा। राइट हैंड साइड क्या था, कन्वेक्स था, बल्जिंग पार्ट था, बल्जिंग आउट पार्ट था। इसमें हम लोग जब कन्वेक्स में देखते हैं हम लोग, तो कन्वेक्स में क्या होती है, कन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो क्या होता है हमारा, उठा हुआ पोर्शन होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ कन्वेक्स मिरर का, ये पार्ट जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा उठा हुआ पोर्शन होता है, और जो पॉलिश पार्ट होता है वो कनकेव पार्ट होता है, वो धंसा हुआ पार्ट होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से कन्वेक्स मिरर को समझना था। कन्वेक्स मिरर में हमने क्या किया कि इसमें सिर्फ दो डायग्राम को ऑप्ट किया। दो डायग्राम लेने का मतलब ये हुआ कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेने का मतलब क्या हुआ, एक लाइट रे इस तरह से आई, दूसरा इस तरह से आई, तीसरा इस तरह से आई। तो तीन लाइट रे हमने पास कराया। तो पहला दूसरा को तो वही कंसेप्ट लेंगे कि ये क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से जाएगा, हमारा फोकस से पास करेगा। तो यहाँ पर तो फोकस हमारा किधर आ रही है, इधर आ रही है, पीछे की ओर फोकस हो रही है। तो ये वर्चुअल फोकस मिलता है इसमें, है ना। तो चूँकि ये इसका फोकस का डेफिनेशन ही होता है फोकस द इमेज पॉइंट। ये क्या होता है, फोकस जो होती है ना हमारी, इसको हम लोग इमेज पॉइंट बोलते हैं। इमेज पॉइंट, फोकस जो होती है हमारी, इसको इमेज पॉइंट बोलते हैं। इमेज पॉइंट क्यों बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का, अगर इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का, है ना, ये जहाँ इमेज फॉर्म करता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उस मिरर का फोकस कहते हैं। तो एक तो यहाँ से इन्फिनिटी, मतलब पूरे डायग्राम को नहीं लेकर के हमने क्या देखा कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म किया, वो फोकस भी बना दिया। और दूसरा हमने क्या देखा कि उसके अलावा एक दूसरा और पॉइंट ले लिए हम, जो कहीं भी होगा उसका नेचर सेम होता है। क्योंकि ये जो कन्वेक्स मिरर होती है वो डिमिनिश्ड बनाती है ना। साइज ऑफ द इमेज जो है तो बिल्कुल छोटा बन जाता है ना, चाहे आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को। तो इससे ये हम दो डायग्राम से इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो दूसरा डायग्राम हुआ कि सपोज इन्फिनिटी के बाद अगर कोई दूसरा पोजीशन हमने लिया, दूसरा पोजीशन यहाँ पर ले लिया, मिरर के थोड़ा पास ले आए, तो भी वही बात होती है कि अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया हम, तो जो भी वर्चुअल फोकस इसका बनता है, फोकस का मतलब तो वही होता है ना, जो मिरर लेते हैं उसका कार्ड जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ होती है, उसके हाफ पॉइंट को, मिडवे पॉइंट जो फोकस को रिप्रेजेंट करता है, हमारा फोकल लेंथ होता है वहाँ तक। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लिया और उसको फिर फोकस से पास करा दिया वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इधर की ओर जाती है ना। लेकिन हमको क्या करना है, उसको पीछे की ओर बैक करके डॉट 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 करके पीछे की ओर जाने पर वो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ कट करता है, दैट इज योर फोकस, है ना। दूसरी लाइट रे हम लोग इस तरह से लिया, जो वो इस सरफेस को हिट कर रहा है, ये सरफेस यहाँ पर नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि यहाँ से जो लाइट रे सी से मिलाता हुआ लाइट रे को मिलाएंगे, सी से लाइट वाला लाइन जो जाएगा वो हमारा नॉर्मल का काम करता है। और नॉर्मल पे जो लाइट रे आई बराबर 0 से से आती है, और आर बराबर क्या होता है 0 पे वापस हो जाती है। तो ये लाइट रे इस तरह से वापस हो गई। फिर इस दोनों लाइट रे को अब देखते हैं, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो इस तरह से जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। तो इस दोनों का मीटिंग पॉइंट आगे तो होने की कोई बात ही नहीं बनती है, लेकिन जब इसको पीछे हम बढ़ाएंगे, जब इसको पीछे डॉट डॉट करेंगे, तो यहाँ पर इसका मीटिंग पॉइंट बन रहा है हमारा, है ना। तो ये इसका इमेज पॉइंट बन गया। तो ए बी अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या बना, इसका इमेज बन गया, है ना। तो यहाँ पर दो केस से हम लोग पूरी कहानी को कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पर रख दिया हमने, एक विदाउट उन्हें पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रख दिया, तो सेम फिनोमेना रिप्रेजेंट होगा, है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज जो बनेगी उसका पोजीशन बदल जाएगा, लेकिन साइज ऑफ द इमेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होती है। एक हाईली डिमिनिश्ड साइज बना रहा है हमारा,
है ना, पॉइंट साइज बन रहा है, एक डिग्री बन रहा है, और दोनों केस में नेचर ऑफ द इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है. सो दैट्स ऑल फॉर कन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. अब कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है. कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं. यूसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स जो है, इसमें हम लोग मोस्टली यहाँ पर जो यूज़ होता है उसको रियर व्यू मिरर के रूप में यूज़ करता है. रियर मिरर्स जो होते हैं हमारे व्हीकल्स में, उसमें इसका यूज़ हम मोस्टली देखते हैं, है ना. और उसी में हम लोग क्यों क्या फैसिलिटेट करता है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है प्रीफर क्यों किया जाता है. अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को अगर दे दिया जाए तो इसमें आप किसको प्रीफर करोगे, है ना, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया जाएगा, है ना, जिससे कि हमारी जो भी मिसहैपनिंग हो उसको कम से कम कर सके. तो कन्वेक्स मिरर में क्या होती है कि हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है. कन्वेक्स मिरर जो है आपका, है ना, वो क्या है हमारा, हमेशा इरेक्ट इमेज को फॉर्म होता है. अभी हमने देखा कि वर्चुअल और इरेक्ट की बात हो रही थी, है ना. तो इसमें जो है ऑलवेज गिव एन इरेक्ट द डिमिनिश्ड इमेज, इसलिए कन्वेक्स को हम लोग प्रीफर करते हैं, है ना, क्योंकि वो दो ही पार्ट, एक ही जो इसमें इमेज का जो नेचर होता है ना, ऑलवेज क्या होता है, वो नेचर हमारा क्या मिलता है इसमें, वर्चुअल मिलता है. नेचर में क्या हुआ, वर्चुअल मिलता है. और वर्चुअल जो होते हैं, है ना, ये भी याद रखने वाली बात है कि जब वर्चुअल इमेज की बात होती है तो वो हमेशा इरेक्ट बनता है. वर्चुअल इमेज जो होती है हमारी, वर्चुअल इमेज जो होती है वो क्या बनती है हमारी, इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट बनता है ना. तो अब ये है कि अगर सपोज़ कि हम कनकेव को इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, तो क्या होगा, मिरर कभी इमेज को उल्टा दिखाएगा, कभी सीधा दिखाएगा. तो दैट विल बी एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना. और इससे क्या होगी, मिसहैपनिंग का चांस बढ़ते चला जाएगा. तो इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं वहाँ पर. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो रहा है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके ऊपर तो वहाँ पर साइन कन्वेंशन को लेने की बहुत ज़रूरत होती है. और साइन कन्वेंशन के सहारे ही आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो. अदरवाइज तो साइन कन्वेंशन अगर नहीं होगा तो फिर न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाओगे इसका, है ना. तो साइन कन्वेंशन इस तरह से है. पहला है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब इसमें जो कन्वेंशन चला आ रहा है उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ना, कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑलवेज प्लेस्ड होगा कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड को प्लेस होता है. ऑब्जेक्ट हमारा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड को प्लेस करते हैं हम लोग. तो ये कन्वेंशन है हमारा. ओके, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. अभी बताए कि पोल ऑफ द मिरर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वहीं से हम लोग मेजरमेंट रखते हैं. दैट इज द ओरिजिन. यही ओरिजिन मान के हम लोग पोल ऑफ द मिरर से करते हैं. अब उसके बाद ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड to the right of the origin along positive axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along negative axis. अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेस की बात हो रही है, निगेटिव एक्सेस की बात हो रही है ना. तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव एक्सेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब आप ओरिजिन समझोगे, है ना, सपोज करो कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट आता है. ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, है ना, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है. तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है ना. ओरिजिन का ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है ना. वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है हमारा, वाई एक्सिस जो होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नीचे निगेटिव हो जाती है. ओके, तो यहाँ ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट कि जो डिस्टेंसेस मेजर्ड होगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो गया तो सभी डिस्टेंसेस हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में हम जाएंगे तो निगेटिव होगा. ऊपर जब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा. डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द एबव, परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होगा टेकन पॉजिटिव. ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा, बिलो जो होगा वो बिलो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव होगा. तो यहाँ इतना ही पार्ट समझना है. अगले पार्ट में अब यहाँ डायग्राम से हम लोग समझ रहे हैं, वो लैंग्वेज में समझे हम. यहाँ डायग्राम आपको समझना है. ये मिरर हो गई. एमएन जो है मिरर का पार्ट होता है, मिरर का एपर्चर होता है. अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ऑन द लेफ्ट में हमेशा रखा जाएगा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे हम लोग, ऑन द लेफ्ट साइड में रखेंगे. अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है तो मिरर की तरफ जो लाइट रे आएगी, दैट इज जो इंसिडेंट लाइट रे, वो इंसिडेंट लाइट रे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ से आती भी होगी और मिरर की तरफ जाती है. तो ये हमारा हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ आएगी.
ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे आ गई। अच्छा अब क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज, अगर ये एक्सिस वाई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो हाइट ऑफ द, अगर हाइट ऑफ द इमेज को देखा जाए हाइट अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट अगर सपोज को यहाँ पर ए बी के अकॉर्डिंग हम ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इमेज यहाँ क्या आ रहा है, इमेज नीचे की ओर आ गई। इमेज अगर नीचे आ गई तो यहाँ पर वाई एक्सिस का कंसेप्ट क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस से हम लोग देख लेंगे, है ना। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस का ऊपर पार्ट होता है हमारा और ये वाई एक्सिस का नीचे पार्ट होता है ना? ये वाई डैश लिख देंगे इसको, है ना। ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया। जो डायग्राम यहाँ दे भी रखे हम, है ना, ये एक्स डैश हो गई। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस का मेज़र इस तरह से कर लेते हैं कि सब कुछ इसी तरह से हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स वाई एक्सिस वाली पार्ट हो गई वो सही हो गया हमारा, है ना। वाई डैश ये होता है ना, ये होगी। ओके, अब यहाँ पर डिस्टेंस, अब क्या है, डिस्टेंस टुवार्ड्स द लेफ्ट निगेटिव, डिस्टेंस टुवार्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन हमारा अडॉप्ट करते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये हमारा मेरिट फार्मूला है। जो मेरिट फार्मूला क्या होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसको स्टार दें हम तो 5 स्टार फार्मूला हो जाती है, है ना, क्योंकि इसी के सहारे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग मेरिट फार्मूला की तरफ में नाम से जानते हैं। और मेरिट फार्मूला में जो हमारा 1/v + 1/u = 1/f का कंसेप्ट होता है। मैग्नीफिकेशन जो होती है, अब ये 1/v और 1/u 1/f क्या है, f क्या है, तो u v f, है ना, u v एंड f, u v एंड f। इसको समझना कि u हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। और इमेज डिस्टेंस या v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी हम बताते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पोल। मिरर फार्मूला जो बेस्ड है, अगर मिरर फार्मूला को वन वर्ड में हम कहें तो मिरर फार्मूला इट इज़ द डिस्टेंस, है ना, मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, है ना। पोल ऑफ द मिरर से डिस्टेंस का मेजरमेंट होती है ना। पोल ऑफ द मिरर पी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पी पॉइंट अगर नहीं आपने देखा तो आपने मिरर फार्मूला नहीं देखा, नहीं सीखा। तो पोल, पी इज़ द पोल ऑफ द मिरर, है ना। यही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके सहारे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इस तीनों में रिलेशन को डेवलप करके हर सॉल्यूशन को डेवलप कर लेते हैं। इसमें दूसरा पार्ट होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन एम से डिनोट करते हैं हम लोग। मैग्नीफिकेशन जो होती है ये हमारा, है ना, यहाँ पर दो बातें होती है। एक तो ये लोकेशन बताता है, मिरर फॉर्मेशन के फॉर्मूला क्या बताता है हमारा, लोकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ कहाँ क्या गोल खिला रहा है। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इमेज कितना बड़ा बन गया, है ना, या इमेज कितना छोटा है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, है ना। ये दोनों बातें यहाँ पर समझ में आती है। तो ये मैग्नीफिकेशन हम लोग देखते हैं। बट मैग्नीफिकेशन को निकालने का दो तरीका होता है, जिससे जो दो फार्मूले होते हैं, टू फार्मूले यहाँ पर हैं कि एक तो हाइट ऑफ द इमेज है एच डैश, एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया h, है ना, और एक है कि डिस्टेंस के रूप में v और u के टर्म में, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है कि v और u के टर्म में। अब क्या है यहाँ पर एक मैग्नीफिकेशन मिला अगर हमको, तो इसमें 4 अननोन्स यहाँ पर डेवलप हो गए। और 4 अननोन्स में एक मैग्नीफिकेशन के सहारे अगर हमारे पास v u h पता है तो h डैश निकल जाएगा। अगर v u h पता है तो h डैश निकल जाएगा, या h डैश पता है, u पता है, h पता है तो v निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है रिफ्रैक्शन की बात। रिफ्रैक्शन जो पार्ट है हमारा, रिफ्रैक्शन फेनोमेना किस तरह से होती है। रिफ्रैक्शन में हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन जो होती है, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये डिफरेंस समझनी है कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या था। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि सेम मीडियम एक इम्पोर्टेंट टर्म था उसमें, है ना, कि सेम मीडियम में वापस हो जाना। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होती है इसमें मीडियम का चेंज होना ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की बात होती है, कि इसमें जब आप मीडियम को चेंज नहीं करते हो तो फिर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखने वाले हैं कि refraction of light is the phenomenon of change in the path of light in going from one medium to another. This is important point, one medium to another, है ना। तो जब मीडियम चेंज होगी तब जो लाइट अपने आप को कन्वर्ट करती है, किस तरह से अपने में चेंज लाती है, दैट ऑल इंक्लूडेड इन योर टॉपिक लाइक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में इस सारे फिनोमेना को हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइट रे हमारी डिफरेंट मीडियम में
डिफरेंट मीडिया में किस तरह से अपने को चेंज करती है। तो यहाँ पर लिखा गया व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना। और व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, है ना, गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, है ना, रेयर टू डेंसर कर दो इसको, रेयर टू डेंसर मीडियम, ओके। एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड में, इसको और डिटेल करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिस तरह वहाँ पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे थे, वहीं पर यहाँ पर ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। तो करीब करीब सारे टर्म एक ही जैसे हैं, है ना, सिर्फ इसमें मीडियम को चेंज करने पे फोकस किया जाता है। इसमें कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इसमें फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड होगा। रिफ्रैक्टेड, यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ एनी टू गिवन मीडिया, है ना, two given mediums all lie in the same plane, है ना। The ratio of the sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction is constant। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। अब क्या है, सबसे पॉइंट वाली बात, टू गिवन मीडिया या मीडियम्स के बारे में बात होती है कि इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है। इंसिडेंट लाइट रे इसमें क्या होगा, हाईलाइटर को हम लोग ले या बॉल पेंट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, अगर सपोज करो एक ये इंटरफेस होती है, बाउंड्री होती है, जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ पर मीडियम 1 होगा, यहाँ पर हमारा मीडियम 2 होगा। इस दोनों को सेपरेट करने वाला पार्ट जो है इंटरफेस कहलाता है, ओके। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मीडियम चेंज हो रही है इसकी, तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रही है, तो ये जो पाथ को फॉलो करेगा वही उसको क्या करना पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, है ना, अगर यहाँ पर हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगानी होगी तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर नॉर्मल, ये नॉर्मल अगर ड्रॉ हो गया तो नॉर्मल से ये एंगल हम लोग क्या बनता है, साइन ऑफ एंगल आई, ये एंगल आई बनती है हमारी, ओके। और ये नॉर्मल नीचे की ओर भी बढ़ाते हैं हम लोग, ये लाइक दिस। तो ये जो रिफ्लेक्टेड, अब जो है नॉर्मल के जब इस मीडियम में लाइट रह जाती है तो चाहे तो क्या होगा, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी, है ना, या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। बट एग्जैक्टली दिस एंगल, है ना, ये एंगल जो बनेगा हमारा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग बोलते थे, है ना। तो इसके सहारे ये बताया गया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ जो है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, है ना, ये एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल साइन आई हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर हो गया, उस दोनों का रेशियो जो है सो कांस्टेंट होता है। तो ये यही फेनोमेना जो रे डायग्राम इसको रे डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डायग्राम हमने रे के सहारे बता दिया। ये इंसिडेंट रे होती है और वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये हमारा इंसिडेंट हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गई, है ना। और नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, है ना। तो इन दोनों फेनोमेना को हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ये कंसेप्ट हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पर ये इसको आगे हम लोग देखते हैं। यही स्नेल्स लॉ का भी कंसेप्ट है, स्नेल्स लॉ, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्नेल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। यही लॉ हमारा होता है स्नेल्स लॉ, है ना। और जब इस लॉ को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आएगा, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में आता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मीडियम के लिए, है ना, कि लाइट रे को कितना बेंड कर पाती है, लाइट रे को कितना स्लो करती है, कितना फास्ट करती है, दैट ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्नेल्स लॉ का हम लोग सहारा लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम क्या होती है ना। तो फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम का मतलब यही चीज़ हुआ कि लाइट रे जिससे आती है, लाइट रे जिधर से आती है, जिस मीडियम से एंट्री लेती है, इंसिडेंट लाइट रे जिस मीडियम में होता है वो हमारा फर्स्ट मीडियम कहलाता है। और लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस मीडियम में जाती है वो हमारा सेकेंड मीडियम कहलाता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में यही चीज़ होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो
मीडियम 2 का होता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कंसेप्ट आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गई। यहाँ पर 2-3 पॉइंट क्लियर हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखना है हमको, है ना। ये फिगर जो है हमारा, ये हमने डाल रखा है। ये फिगर हमारा जो कह रहा है ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं। कंसिडर रे ट्रैवलिंग फ्रॉम, है ना, वन मीडियम 1 टू मीडियम 2, है ना। वन मीडियम से अगर फर्स्ट मीडियम ये है हमारा, फर्स्ट मीडियम ये है डायग्राम में, और सेकंड मीडियम ये है, तो वन मीडियम से 2 में अगर आ रही है, तो यहाँ पर अभी तो एक स्नेल्स लॉ के सहारे हमने साइन आई अपॉन साइन आर का कंसेप्ट सीखा, है ना, कि जिस मीडियम से आ रही लाइट रे, है ना, जिस मीडियम को जा रही है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फर्स्ट मीडियम में अगर साइन ऑफ आई लेते हैं हम, सेकंड मीडियम में साइन ऑफ आर लेते हैं, उस दोनों का रेशियो अगर बनाते हैं, तो वो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने वाले हैं। वहाँ पर हमने साइन आई साइन आर के टर्म में डिफाइन किया, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करने वाले हैं। तो इसमें भी ये फर्स्ट मीडियम अगर हो रहा है और सेकंड मीडियम ये हो रही है, तो हमारा जो इसमें वेलोसिटी का रेशियो बनाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड, तो ये होता है हमारा v1 अपॉन v2, एंड दैट विल बी योर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। इसको इस तरह से n21 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट किए हैं, कहीं कहीं उसको हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर म्यू, है ना। तो म्यू क्या, ये पार्ट बताता है, पहला पार्ट जिस तरह से लाइट रे आ रही है, और दूसरा पार्ट बताता है जिस तरह से लाइट रे जाती है ना। तो यहाँ पर अगर इसमें हम देखें, यहाँ पर एक साथ अगर 2-1 लिखा जा रहा है ना, है ना, मीडियम ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये देखा जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या है कि अगर सपोज कि पहला, अब यहाँ पर तो हमने एयर, इस डायग्राम में एयर रिप्रेजेंट हो रहा है ना हमारा फर्स्ट मीडियम, अगर हम दूसरी तरह से देखें कि दूसरा मीडियम अगर आता है, अगर ये पहला मीडियम हमारा एयर ही होता है, तो दूसरे मीडियम अगर कोई भी सा होगा, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर ये एयर हुआ तो, है ना, पहले हमने क्या लिया 1 और 2 कोई अनदर मीडियम के रूप में कंसेप्ट डेवलप किया, लेकिन अगर हमने फर्स्ट मीडियम को एयर माना है, तो क्या होगा, एयर में लाइट का स्पीड लिखेंगे ऊपर में हम लोग, है ना, तो उसमें सिर्फ मीडियम का हमारा स्पीड निकलेगा, है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और जब भी हम विथ रिस्पेक्ट टू एयर की बात करते हैं, तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, दैट इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय C अपॉन V, है ना। C क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, और V हुआ उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी मीडियम में हमको स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अगर V इंटू हम क्या कर सकते हैं, अगर V इंटू, है ना, V इंटू NM कर सकते हैं, अगर NM ऊपर लेके चले गए, है ना, V इंटू NM कर देंगे हम, है ना, तो वो हमारा क्या देगा, वो C के बराबर दे देगा, वो C के बराबर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C पता होती है हमको, C का वैल्यू हमको पता है, और V का वैल्यू अगर निकालना हो तो इस फार्मूले से हम निकाल देंगे। या इसमें कोई सा 3 अननोन का कंसेप्ट है ना, यहाँ पर 3 अननोन्स हो गए, है ना। 3 अननोन्स में क्या हुआ, एक C तो हमारे पास नोन होता है, और ये 2 अननोन्स हो जाते हैं, तो इस दोनों में किसी को डेवलप करना होगा, तो वो हम वैल्यू से निकाल देंगे, फार्मूला से निकल जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि हमने पीछे देखा रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो मिरर और लेंस का कुछ मिलता जुलता रिलेशन है ना, बट यही है कि लेंस में हम क्या करते हैं कि मीडियम को दिखाते हैं कि मोर देन वन मीडियम का कंसेप्ट होता है, जबकि मिरर में हम क्या देखते हैं कि मीडियम हमारा बदलता नहीं है, सेम मीडियम को ही हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, है ना, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म से लेंस। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक पार्ट, वन को कम से कम वन पार्ट, है ना, वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वन पार्ट तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, होना ही है, तभी वो हमारा स्फेरिकल लेंस का रूप लेगा, है ना।
तो स्फेरिकल लेंस में हमारे पास यानी कर्व लेंस, कर्व पार्ट होती है हमारी, तो कर्व को स्फेरिकल मानते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंस की बात होती है। यहाँ पर देखो ये दोनों पार्ट जो होता है हमारा, ये कन्वेक्स पार्ट हुआ, ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है। दूसरे पार्ट में देखें तो ये भी कनकेव है हमारा, ये पार्ट भी कनकेव है, धसा हुआ है, ये पार्ट भी कनकेव है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट है, ये कनकेव लेंस का कंसेप्ट है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लेंस का फॉर्मेशन हमने सीखा, लेंस को फॉर्म करने का तरीका हमने सीखा। अब लेंस में क्या क्या टर्म रिलेटेड होते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, लाइट को कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेज लाइट रेज, हेंस कन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से पास आना, है ना। कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के पास आना। डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से दूर निकलना। डाइवर्ज का मतलब ये होता है एक इधर जा रही है तो दूसरा उस उल्टे रास्ता तरफ ऐसे बढ़ते चली जाएगी, माने इस दोनों के बीच का दूरी जो है सेपरेशन बढ़ते जाता है। डाइवर्जिंग का ये मतलब होता है ना। और कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ने पर इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, घटते जाता है। ये दोनों की दूरी क्या होती है, वो कम होती जाती है। दोनों लाइट रे को अगर देखें तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कंसेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग होता है और डबल कन्वेक्स लेंस जो होती है इज बाउंडेड बाय सिमिलरली ए डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। कर्व्ड इनवर्ड समझ में आ गई, कर्व आउटवर्ड, कर्व इनवर्ड। कर्व आउटवर्ड मतलब इस तरह से, कर्व आउटवर्ड का ये कंसेप्ट है हमारा, कर्व इनवर्ड का ये कंसेप्ट है ना, कि अगर हम इस तरह से बाहर की ओर, बाहर के फेस को देखते हैं, है ना, तो ये इस तरह से कन्वेक्स में दिखता है। और बाहर से अगर यहाँ फेस देखते हैं तो इनवर्ड तरफ जो है सो इनवर्ड, कर्व इनवर्ड होती है ये, है ना, ये कर्व आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कनकेव लेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस के कंसेप्ट को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ये कनकेव मिरर कनकेव लेंस के लिए होगा, और वहाँ ये कन्वेक्स लेंस के लिए होगा। ये हमारा कन्वेक्स का कंसेप्ट है ना, और ये हमारा कनकेव का कंसेप्ट है। ओके, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बाकी जो हमारा डायग्राम फॉलो करना है आपको, है ना, डायग्राम फॉलो करने में आपको यही चीज़ समझना है कि इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं, कि मिरर के बीच, इन बिटवीन बीच वाला जो पार्ट होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर का रोल प्ले करता है। तो जो हमारा पोल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में जो पोल रोल प्ले करता था, वो सेम रोल यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर प्ले करता है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या होती है कि दो ऑप्टिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक ऑप्टिकल सरफेस इधर वाला स्फेयर बनाता है, एक ये जो सरफेस होती है, दूसरा जो ये कन्वेक्स लेंस का ये दूसरा जो सरफेस होता है, ये एक लेफ्ट हैंड साइड का बनाएगा स्फेयर, एक राइट हैंड साइड का स्फेयर बनाएगा। तो वो जो सेक्शनिंग करके जो निकालते हैं हम, वहाँ पर दो स्फेयर को ज्वाइन किया जाता है। दो स्फेयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, है ना, उन दोनों को हम लोग, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट होती है ना। और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम मिलाते हैं, उन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब मिलाते हैं, है ना, सेंटर्स को मिलाएंगे हम, तो वो हमको प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में सामने आएगा। ये इंपॉर्टेंट। अब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसेप्ट जिस पर हम लोग सीखे थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है कि उस स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के सर्कमफेरेंस में, स्फेयर के किसी भी पार्ट को सरफेस, स्फेयर के सरफेस को टच कराते हैं, तो वो डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम, है ना। तो रे डायग्राम के सहारे हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो रे डायग्राम में क्या होगा भाई, हमने क्या बताया, रे डायग्राम से मतलब ये है कि उसमें आपको एरो तो लगानी ही है, रे बतानी है कि कहाँ भी। सबसे इम्पोर्टेंट कि लेंस है हमारे सामने, और लेंस के पास जो लाइट रे आएगी, है ना, वो हमारा इंसिडेंट कहलाएगा। लेंस के पास जो लाइट रे आएगी वो हमारा इंसिडेंट रे कहलाएगा। लेंस के पास जो लाइट रे आएगी, जो भी तरह की लाइट रे आ रही है, सपोज यहाँ आ रही है ना, यहाँ आ रही है, तो वो पास आना, दैट इज इनसाइड आने की कोशिश कर रहा है, लेंस के इनसाइड आने की कोशिश कर रहा है, दैट इज योर इंसिडेंट लाइट रे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इनसाइड आने की कोशिश कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होती है, जिस तरह से लेंस मिरर में हम लोग देखे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ लाइट रे, है ना, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। फोकस ऑफ द मिरर वहाँ बोले थे, यहाँ पर फोकस द लेंस के पास जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट
यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में भी हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर इमेज पॉइंट की बात होती है, यहाँ भी और वहाँ भी इमेज पॉइंट की ही बात बताए थे आपको, है ना। तो यहाँ पर इमेज पॉइंट फोकस ये होता है हमारा, यहाँ फोकस ये होती है। बट यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी, है ना, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। और यहाँ पर जो अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस में भी वही बात होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि जब ये लेंस होती है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और डाइवर्जिंग लेंस नेचर का क्यों होगा, इसमें मतलब ये होती है कि जब लेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वहाँ पर लेंस में स्ट्रक्चर जो होता है प्रिज्म से मिलकर बना हुआ होता है। और जब प्रिज्म की पार्ट हम लोग देखते हैं तो प्रिज्म का कंसेप्ट अभी आप नहीं ले पाए हो। प्रिज्म के कंसेप्ट में ये देखते हैं कि कोई लाइट रे अगर प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होती है, बेस की तरफ मुड़ती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो प्रिज्म का बेस होता है ना, तो बेस की तरफ मुड़ के निकलती है, बेस की तरफ मुड़ जाती है लाइट रे इस तरह से। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। ये जो प्रिज्म, इसको अगर लेंस को प्रिज्म के सहारे मोड़ते हैं तो ये इस तरह का, अगर ऊपर का पोर्शन यहाँ पर एज है हमारा, ये अगर पॉइंटेड है हमारा, तो नीचे उसका क्या होगा, बेस वाला पार्ट होगा। तो इसीलिए ये पार्ट होती है ना, ये जो लेंस को हम देखते हैं ना, तो लेंस के इस पोर्शन पे, ये लेंस को अगर इस तरह से प्रिज्म के बारे में मानेंगे ना, तो इस तरह से झुकता हुआ ऐसे निकलेगा, है ना, ये तो बेस की तरफ मुड़ता है, इसीलिए जो लेंस का ये पोर्शन होता है। बट इन कनकेव लेंस में क्या होता है, जो कन्वेक्स लेंस का ये पार्ट होता है, ये यहाँ पर नुकीला पार्ट होता है और नीचे जो है फ्लैट पार्ट, ब्रॉडर पार्ट होती है, ये इस तरह से प्रिज्म का कंसेप्ट। तो इस तरह से सेवरल प्रिज्म में हम बांटते हैं। अब जैसे नीचे वाला पोर्शन को ऑब्जर्व करो, नीचे वाला पोर्शन को ऑब्जर्व करोगे तो इसका प्रिज्म के बेस पे हम लोग रे डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से, ये कोना वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया आपका, है ना, ये पार्ट ये इस तरह से, है ना, और बेस वाला पार्ट ये हो जाएगी, है ना। तो कोई लाइट रे अगर यहाँ का पोर्शन देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थिनर है, यहाँ पर थिकर ज़्यादा हो रहा है। ये लाइट रे की टेंडेंसी क्या होगी, थिनर तरफ जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, इसकी टेंडेंसी ये होगी कि थिकर की तरफ इस तरह से मुड़े हैं, है ना, ये मुड़ने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जिंग का क्या मतलब हुआ। अब ये लाइट रे जो सीधे जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक दूसरे के पास आ रही है। यहाँ पर का डिस्टेंस देखोगे आप, यहाँ पर इतना बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पर इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर और कम डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर और कम डिस्टेंस हो, ये और कम डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। बट व्हाट अबाउट कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में क्या होगी, कनकेव लेंस में अगर ये लाइट रे इस तरह से सपोज करो आ रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। तो इसमें देखो जैसे जैसे दूरी हम देखते हैं, यहाँ पर दूरी कम थी, यहाँ पर और बढ़ रही है दूरी, यहाँ पर और दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ये कनकेव लेंस जो होता है हमारा, कनकेव लेंस क्या होती है हमारी, डाइवर्जिंग होती है। कनकेव लेंस जो है हमारा, वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बात, आई होप, है ना, कि अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कंसेप्ट समझ में आ गई। अब जो इमेज फॉर्मेशन है कि लेंस, अब हमारे पास क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, यहाँ इन्फिनिटी में था हमारा, यहाँ इन्फिनिटी में था। और अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को और पास लिया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या रख लिया। अब जो रे डायग्राम यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है, रे डायग्राम में इस पॉइंट पे हमने क्या देखा, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी को फॉलो कर रहा है कि अगर F1 से, अगर इन्फिनिटी से लाया हुआ लाइट रे इस तरह से F2 से या F1 जो फोकस से जा रही है हमारी, तो अगर फोकस से पहले लाइट रे पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट यहाँ से डेवलप हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ जो लाइट रे होगी, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, है ना, उसमें कोई सा डेविएशन नहीं होगा, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, किसी में कोई चेंज नहीं होती है ना। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या होती है, ये इन्फिनिटी का कंसेप्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे लाइट रे होती है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन ये हो गया हमारा। अगर यहाँ पर 2f और f के बीच में, है ना, ये f के बाहर है, बियॉन्ड 2f कहा जाए ना, बियॉन्ड 2f अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज हमारा f1 और f और 2f के बीच में बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो यहाँ टेबल बना दिया गया है, यहाँ पर टेबल है हमारे सामने। और डिस्टेंस को मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, हम पोल से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। जो पोल से ये डिस्टेंस u होता है, ये डिस्टेंस v हो जाएगी, ये डिस्टेंस f हो जाएगी, है ना। फिर उसमें हम लोग
साइन कन्वेंशन यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम रे डायग्राम के सहारे बना के समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जस्ट जैसे मिरर में हम लोग देखे थे उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें टाइम की पाबंदी होती है, टाइम की कंपल्सन होती है। बट एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, तभी हम अपने आप को और मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि आप और क्या चाह रहे हो इसमें, या और अगर मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। और सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, है ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन आती है ना, और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन की बात देख रहे हैं कि जस्ट आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, है ना, रे डायग्राम को फॉलो करके हमारे पास ये सारे रिजल्ट को हम लोग मेमोरीज में डालते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर किसी भी डायग्राम को हम लोग फोकस करते हैं, जस्ट जैसे मिरर में हम लोग डायग्राम को फोकस किए, अगर सपोज करिए यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो क्या करेंगे, एक लाइट रे को आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के मिरर पे लेंस पे इंसिडेंट करा दो, है ना। हमने इंसिडेंट लाइट रे का बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको डाल रखा है कि यहाँ पर किस तरह से रे डायग्राम फॉलो करते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, इसके फोकस के सहारे फोकस से निकल जाएगी लाइट रे। दूसरा लाइट रे इस तरह से डालेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हैं वो सीधे जा रही था, जो रोल वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का रिलेशन होता था मिरर के केस में, वही रोल यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का हो रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ज़्यादा अगर लाइट रे कोई आ रही है तो वो उसी लाइट रे पर आगे बढ़ती चली जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट। तो अब ये क्या है कि दोनों लाइट रे आगे जाके कहीं मिलने वाली नहीं है, आगे इसमें डाइवर्जिंग नेचर हो रही है, आगे जो है एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो इतना बड़ा बढ़ गया, है ना, ये डिस्टेंस इतनी बड़ी बढ़ गई, और आगे बढ़ेंगे तो और डिस्टेंस हमारी क्या होती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी। तो ये आगे तो मिलने की कोई चांस नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे को एक जगह मीट कराते हैं, है ना। आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों पार्ट में हम वही चीज़ देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ भी जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपके आगे नहीं मीट कर रही है तो आप पीछे उसको डॉट 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 करके बढ़ाओ, पीछे डॉट 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 करके बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है इस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारा, है ना। बेशक कि अगर ये डॉट 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 करके मिलाया गया है तो ये कौन सा इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, हमारे इरेक्ट होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें ये भी याद रखना है, इसमें जिस साइड में लेंस के जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ हमारा इमेज भी फॉर्म हो रहा है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि और सभी, तो इसीलिए इसको वर्चुअल बोला जाता है। लेकिन और केसेस में अगर आप देखोगे ना तो दोनों की दिशा डायरेक्शन जो होती है दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, इसीलिए वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। और रियल जब ही होगा तो रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड याद रखना है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड याद रखनी है। तो जहाँ कहीं भी, है ना, इस तरह से आपको याद मेमोरी में डालने की ज़रूरत है। जहाँ भी रियल देखेंगे यहाँ पर तो उसके साथ इन्वर्टेड का पूरा अच्छा खासा रिलेशन है। कि रियल बोले तो इन्वर्टेड बोलना ही है ना, वर्चुअल बोले तो इरेक्ट बोलना ही है ना। इसको हमको याद रखने की ज़रूरत है। अगर वर्चुअल बोलेंगे तो इरेक्ट बोलना ही है, रियल बोलेंगे तो इन्वर्टेड बोलना ही है ना। तो अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेमोरी को आप डेवलप करते चलोगे, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, जिस तरह से वहाँ पर हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में सीखा था उसी तरह से यहाँ हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में, कनकेव लेंस के बारे में सीखना है। इसमें भी दो ही केस हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑल द नेचर जो है इमेज का सेम होगा, है ना। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज वो भी सेम होगा, मतलब डिमिनिश्ड बनेगा, है ना। बस इसको याद रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं याद रखना है हमको। तो यहाँ पर दो प्रोसेस होती है, इन्फिनिटी है, फोकस पे बनेगा, सीधी सी बात है, वो तो बनना ही बनना है ना। लेकिन क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगा। और अगर इन्फिनिटी के बाद, इन्फिनिटी से और मेरे लेंस के बीच में और कहीं पर प्लेस करते हैं हम, है ना, तो उसका भी जो इमेज नेचर, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड ही होगा। लेकिन वो दोनों मतलब किसी भी जगह पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो कनकेव लेंस जो है हमारा वो इमेज का जो फॉर्मेशन करेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, जस्ट लाइक एज इन द मिरर केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो बात थी वो यहाँ पर रिपीट हो रही है हमारी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको
आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास आ गया लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला हम लोग सीखते चलेंगे। ये लेंस फार्मूला आती है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। ये फार्मूला जिस तरह से मिरर में था उसी तरह से यहाँ भी है। और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की बात होती है। मैग्नीफिकेशन भी वही चीज़ है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन को अगर आप समझोगे, है ना, हम लोग तो डिटेल क्लास में इसमें है नहीं, इसमें वन शॉट वीडियो है, फुल्ली डिवीजन प्रोसेस है इसमें। तो मैग्नीफिकेशन समझना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट छोटे साइज में लिया और इमेज क्या बना, बड़ा बन गया, या ऑब्जेक्ट बड़े साइज में लिया, इमेज क्या बना, छोटा बन गया, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन होती है। तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव मैग्नीफिकेशन की बात होती है। और मैग्नीफिकेशन को हम लोग इस तरह से देखते हैं, दूसरे फार्मूला में हम लोग वी बाई यू का रिलेशन भी वहाँ पर मैग्नीफिकेशन में आता है, जो डिस्टेंस के भी रिलेटेड कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस में। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या हुआ, है ना। पावर ऑफ लेंस मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ, पावर ऑफ द लेंस का मतलब ये हो रही है कि जो लेंस है उसमें बेंड करने की कितनी कैपेसिटी है, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। कितना वो बेंड कर पाता है, लाइट रे को कितनी बेंड कर पाती है, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस, है ना। ये पावर ऑफ द लेंस यहाँ पर लिखा गया है कि P बराबर 1/f, है ना। P बराबर 1/f। जब फोकस की डिस्कस करते हैं तो फोकस क्या होती है, फोकस में वही कैपेसिटी होती है। अगर कोई मिरर या लेंस लेते हैं हम लोग, तो फोकस का मतलब यही होता है कि हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आ रही है लाइट रे, पैरेलल आ रही लाइट रे, और वो कितना बेंड करेगी, जितना इसका बड़ा फोकस होगा, छोटा फोकस होगा तो ज़्यादा यहाँ पर बेंड करेगी, है ना। अगर बड़ा फोकस होगा तो दूर जाके बेंड करेगा, है ना। तो ये फोकस बढ़ना घटना, अगर कम फोकस हुआ तो देखो, अगर कम यहाँ फोकस की लंबाई, यहाँ पर फोकल लेंथ अगर कम होती है, अगर सपोज करिए ये फोकल लेंथ होती है हमारी, ये अगर कम होगी, इसकी पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग देखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ फोकस वाली बात होती है। इसकी डिस्टेंस अगर कम होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस ज़्यादा लाइट को बेंड कर दिया। इसका मतलब लेंस ज़्यादा अगर बेंड करती है तो उसकी पावर ज़्यादा है। इसका मतलब अगर f छोटा है तो पावर बड़ा हो गया। यहाँ से रिलेशन से देखो, अगर p है और ये f है, तो f अगर छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर में है हमारा, और डिनोमिनेटर होने के कारण उसका पावर क्या हुआ, आफ्टर ऑल 1/, छोटी चीज़ जब हो बड़ी चीज़ को डिनोट करेगा, बड़ी चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ p बढ़ जाएगी हमारी। तो SI यूनिट ऑफ, अब यहाँ पर सीखना है आपको, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर, है ना। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D इसका डायोप्टर को रिप्रेजेंट करता है हमारा, है ना, डिनोटेड बाय D। इफ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, 1D 1 मीटर। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कनकेव लेंस इज निगेटिव। अब ये कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का पावर क्यों पॉजिटिव निगेटिव हुआ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिमाग में रखने की ये ज़रूरत है कि चूंकि उसका फोकस जो होता है ना, कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होती है ना, उसका जो फोकस लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस में, वो क्या होता है हमारी, वो हमारे पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होने के कारण क्या हुआ, अगर निगेटिव होती है तो ये किसका हुआ, ये हमारा कन्वेक्स का हो गया, ये हमारा कन्वेक्स का हो गया, और ये हमारा कनकेव का हो गया यहाँ पर, है ना। तो चूंकि कन्वेक्स और कनकेव में ये फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा कि पावर जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर हमारा पॉजिटिव होगा, निगेटिव इससे क्या होगा, पावर इसमें पावर जो होगा P हमारा, इसमें P पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें P हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें कनकेव में क्या होगा हमारा P, इसमें P हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थोड़ी सी इसमें हम लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक कमेंट करेंगे, है ना। सो अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है ना, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, है ना, यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करो अपने आप को एग्जामिनेशन में, और बेहतरीन हमने डाला, वन शॉट रिवीजन है ये, है ना, रिवीजन प्रोसेस के तहत हम चल रहे हैं। अगले टॉपिक के लिए भी हम, अगले चैप्टर को भी हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।